सुधांशु त्रिवेदी, एक कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश के अंदर दिख रही है न्यूज 18 के महापोल के अंदर। हालांकि बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है 35 सीटों के साथ, कांग्रेस 30 के साथ, लेकिन एक एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है। क्या चिंता की लकीरें हैं आपके माथे के ऊपर इफ यू लूज हिमाचल, क्योंकि आपके अध्यक्ष का गृह क्षेत्र भी है जगत प्रकाश नड्डा का? देखिए, हिमाचल के संदर्भ में यदि आप ध्यान करें अमीश जी, तो 2-3 महीने पहले जब चुनाव का वातावरण बनना शुरू हुआ था तो यह माना गया था कि कांग्रेस ही आ रही है, और इस प्रकार की बात भी थी कि हिमाचल में रिवाज रहता है, लौट के आ रहे हैं। परंतु आपने देखा जो जो चुनाव आगे बढ़ा तो शुरुआती सर्वेक्षणों में जो कांग्रेस को बढ़त दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद सर्वेक्षण कहने लगे कि नजदीकी मामला है, और एग्जिट पोल आते आते भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है। तो मैं मानता हूं कि जिस समय यह नतीजों में तब्दील होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी थोड़े बहुमत से आगे दिखाई पड़ रही है वो निर्णायक बहुमत से आगे दिखाई पड़ेगी। जी, एक और कारण भी है कि पर्वतीय राज्यों में चूंकि बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे आपने देखा उत्तराखंड में भी हुआ था, बड़ा नजदीकी मामला बताया जा रहा था, परंतु जब परिणाम आए तो मामला नजदीकी नहीं था, वो काफी दूर का था। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा लगता है कि देखिए सुधांशु भाई, मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं, लेकिन एक पॉइंट से डिसएग्री करता हूं। उत्तराखंड में आपके उतने बागी नहीं थे जितने हिमाचल में है, वो बड़ा पॉइंट है, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपके 11 से 12 बागी हैं, और जो हरवाने की स्थिति में भी है और जीतने की स्थिति में भी है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा जो अन्य 3 जीत के आएंगे वो किस खाते में से आएंगे। कांग्रेस के भी कुछ बागी है, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 की है या 2 की है, बीजेपी की 5 से 6 की है। वो सबसे बड़ी इक्वेशन को खराब कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। लेकिन मेरे साथ आतिशी, आप कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए चले थे हिमाचल में और गुजरात में, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर राघव चड्ढा का ट्वीट था कि कांग्रेस के दिन अब लद चुके हैं, कांग्रेस के दिन अब जा चुके हैं। और लगातार चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे अरविंद जी हो, तमाम लोग ये कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस को आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे, नीदर इन हिमाचल नीदर इन गुजरात। देखिए अमीश जी, गुजरात के सर्वे के से तो मैं आपका थोड़ा डिसएग्रीमेंट रखती हूँ कि आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस गुजरात में आपके सर्वे से काफी ज्यादा स्ट्रांग आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी मेरा नेचर नहीं है कि मैं सर्वे के नतीजों से झगड़ा करूं, तो 8 तारीख को हम बात करेंगे। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, वहां पे आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एक शुरुआत करी है। देखिए, किसी भी पार्टी की शुरुआत किसी राज्य में एकदम से नहीं होता। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सीधा 67 सीट से सरकार बना ली थी। किसी भी राज्य में एस्टैब्लिश होने में एक पार्टी को समय लगता है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी शुरुआत करी है। वो कितनी सीट में कन्वर्ट होता है, कितने वोट शेयर में कन्वर्ट होता है, ये हम 8 तारीख को देखेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक तीसरी पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश जरूर कर लिया है, जनता के मन में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। और आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकल चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ हिमाचल प्रदेश में दिखेगा। अलका लांबा, एक सेटिस्फेक्शन कांग्रेस को हो सकती है कि आम आदमी पार्टी आपको रिप्लेस करने के लिए चली थी गुजरात में और हिमाचल में रिप्लेस नहीं कर पाई है। व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इन्हें भेजा गया था कांग्रेस को रिप्लेस करने, भाजपा के खिलाफ वोट जो पड़ रहा है उसे बांटने के लिए, जिसमें ये बिल्कुल भी कामयाब होते हुए नहीं दिखे। हिमाचल में आपने सही कहा, जयराम ठाकुर जी और अनुराग ठाकुर की लड़ाई ये थी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का भाजपा में मर्ज करा के इन्हें वहां खत्म किया जाए, बोरा बिस्तरी यहां से गोल करके गुजरात भेजा जाए या नहीं। जयराम ठाकुर चाहते थे कि आम आदमी पार्टी बनी रहे हिमाचल में, लेकिन चली अपना जो है अनुराग ठाकुर जी की और उन्हें गुजरात भेजा। क्या? क्योंकि एक जगह हिमाचल था, जेपी नड्डा जी का राज्य, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का राज्य था, तो नाक बड़ी जो थी वो वहां पर दाव पर लगी हुई थी गुजरात में, इसलिए यहां से इनका बोरा बिस्तरी गोल हुआ। सत्येंद्र जैन वहां के प्रभारी रहे लंबे समय तक, और उसके बाद जब भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी ने उन्हें जेल भेजा, इनका नेता मनीष सिसोदिया आए। मनीष सिसोदिया जब शराब नीति में घिरे तो भगवंत मान आए। जब भगवंत मान एक हवाई जहाज से विदेश में उतार दिए गए क्योंकि शायद वो नशे में थे, इस वजह के बाद उसके बाद इनका वहां से बिस्तरा पूरी तरह से गोल हो गया और लोगों ने पूरी तरह एक तरफा वोट बटने नहीं दिया। आज आंकड़ों का दिन भी है, मेरे साथ अशोक वानखेड़े भी है। आतिशी, अ क्विक रिबटल ऑन दिस। देखिए, मैं अलका लांबा जी जिस तरह की नीच बातें करती है, मैं उनको रिस्पॉन्ड करना पसंद नहीं करूंगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा, चाहे गुजरात का हो चाहे वो हिमाचल का हो, सब
क्या जनता सोच रही है वो सामने आ जाएगा। अलका कुछ कह रही है, अलका लांबा प्लीज बोलिए आप। जी की फोटो लगा दें। नहीं, अनपढ़ गवारों जैसी बात की दिल्ली हंस रही थी अतिशी आपकी बात पर कि गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया ठीक हो जाएगा। केजरीवाल जी का सदैव ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड कहां से भी पढ़कर आई है, नोट में तस्वीर बदलिए, देश की अर्थव्यवस्था गिरता रुपया बच जाएगा। ये मुझे नीच कह रही हैं। अपना स्तर इतना क्यों गिरा लिया अतिशी, मुझे मालूम नहीं। मंत्री नहीं बन पाओगी तुम, समझ जाओ। अपनी भाषा, अपना जो चरित्र है उसे संभाल कर रखो, ये मेरा तुमसे सुझाव है। करेक्टर सर्टिफिकेट ना देना। अलका जी, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपकी बातों को कहा। 5 साल नहीं हुए विधायक बने, पहली बार विधायक बनी हो और 5 साल भी नहीं हुए और इतनी भाषा में निचले स्तर पर चली गई हो, पता नहीं क्या हासिल करना चाहती हो। कम से कम अतिशी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला इस स्तर की राजनीति पर आ जाएगी अपने आकाओं को खुश करने के लिए। मत करो ये सब, तुम्हें लंबे समय तक फायदा नहीं होगा। मैं फिर सुझाव दे रही हूँ आतिशी जी, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं राजनीति में। ठीक है आतिशी जी, आप मुझे मालूम है आपको मनीष सिसोदिया जी आपके जो गुरु नेता हैं, सब कुछ है, उन्हें बच्चा। अलका जी आपने अपना वक्तव्य रख लिया। मेरा निवेदन है एक एक करके सब अपनी बात को रख लें। ओके आतिशी जी, आप अपनी बात को रख लीजिए। देखिए अमीश जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की निचले स्तर की बातें अलका लांबा जी कर रही हैं, उस पर कोई रिस्पांस देना उचित नहीं होगा। हम आगे डेटा और आंकड़ों की बात करते हैं। इस प्रकार की निचली बातों पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली। जी, मैं डेटा की बात कर लेता हूं। मैं अशोक वानखेड़े मेरे साथ है। अशोक वानखेड़े, गुजरात का एग्जिट पोल है। अधिकतर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार को बनता हुआ दिखा रहे हैं। अब स्ट्रगल ये है कि 125 आ रही है, 120 आ रही है, 115 आ रही है या 148 आ रही है, क्योंकि हमारे पास पी मार्क का एग्जिट पोल है जो 128 to 148 कह रहा है। एक एग्जिट पोल है जो 125 का आंकड़ा कह रहा है, एक एग्जिट पोल है जो 130 का आंकड़ा कह रहा है। तो लेकिन एक पॉइंट है कि कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है गुजरात में भी और हिमाचल में भी बीजेपी का। आम आदमी पार्टी उस लेवल तक अभी नहीं पहुंची है, खासतौर पर इन दोनों राज्यों के अंदर। देखिए गुजरात में तो मैं जहां पे भी मैं जाता था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार बनेगी, नो डाउट अबाउट इट। जी, सवाल यह है कि आप पिछला रिकॉर्ड 100 क्रॉस करते हैं, 120 पे पहुंचते हैं, 130 पे पहुंचते हैं, या आप 95 पे रहते हैं। ये रेंज तय करना था, क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा वो काबिल तारीफ था। 37 जिलों में 58 से ज्यादा रैलीज एक प्रधानमंत्री की करना अपने आप में मायना रखता है। उनका गृह राज्य है वो। और कांग्रेस अंडर 50 अगर आती है, क्योंकि कई एग्जिट पोल 42, 30 तक कांग्रेस को दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और कई 50 तक देने में एग्जिट पोल्स को स्ट्रगल करनी पड़ी है कांग्रेस को देने में। पिछले साल के भी मैंने एग्जिट पोल देखे। मैं अभी वही पिछले साल की एग्जिट पोल की स्टडी करके आया हूँ। पिछले साल के एग्जिट पोल ने बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 128, 130 दिए थे और कांग्रेस को कम से कम उन्होंने 60 दिए थे। ओपिनियन पोल नहीं, एग्जिट पोल जो आए थे पिछले साल के, 17 पिछले साल के मतलब 2017 की एग्जिट पोल, लेकिन वो 77 पे पहुंची है, 99 पे आई। इंडिया टुडे ने 68 to 80 बोला। अगर कांग्रेस 50 से नीचे रहती है तो बहुत, तो कांग्रेस यदि 50 के नीचे रहती है तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बुरा चुनाव होगा। क्योंकि 2002 में जब गोधरा के उस हिंदुत्व की लहर पे नरेंद्र मोदी जी ने अपना टॉप मोस्ट स्कोर 129 किया था, तब भी वहां पे कांग्रेस 50 के ऊपर थी। जी, यदि आज 50 मेरे पास